गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा हमने एक बायोलॉजी का मॉडल पेपर और एक एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर पढ़ लिया है, अब ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है। अगर आपने वो पीछे वाले दो मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके वो दोनों मॉडल पेपर की क्लास देख सकते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर जो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है वो हम शुरू करते हैं और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर है, 2025 के लिए है। तो जो भी हमारी इंपोर्टेंट लाइनें होंगी वो भी मैं आपको साथ ही बताता चलूंगा, इंपोर्टेंट जानकारी होगी वो भी हम इसमें जानेंगे। बेसिकली अब आपको पता तो चली गया होगा कि हमें बोर्ड के एग्जाम में 56 नंबर का पेपर आएगा। 56 नंबर के पेपर में हमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्नों में हमारे तीनों तरह के प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और रिटन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और जो भी हमारे ये तीनों सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट में जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और उसके अंदर 16 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, और उसके अंदर 16 प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन। अब हम बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें यहाँ जानते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बहुत चयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर हमें अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मृदा के अवयव हैं। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। अब चार ऑप्शन है: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल एवं वायु और उपयुक्त सभी। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जब हम मिट्टी के अवयवों की बात करते हैं तो मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जल और वायु भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हम लिखेंगे कैसे अब आंसर? तो हम लिखेंगे जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहले का कौन सा है? पहला। और इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऐसे हमें वहां जो एग्जाम में आंसर है वो लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। हमारे पास चार ऑप्शन है: स्लेटी पत्थर, संगमरमर, पीट और अभ्रक। कायांतरित का मतलब क्या हुआ? रूपांतरित चट्टान। और ध्यान रखना, जो रूपांतरित चट्टान है वो कौन सी है? वो आपकी संगमरमर है। कौन सी है? संगमरमर है, क्योंकि संगमरमर का जो निर्माण है वो दूसरी चट्टानों के टूटने से होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। ये काफी अच्छा प्रश्न है और ये आपको आने की संभावना पूरी की पूरी है। लगभग हर साल इस तरह का एक प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका मृदा का सक्रिय कारक है निर्माण का। अब जैसे जलवायु है, पैतृक पदार्थ है, समय है और स्थलाकृति है। मैंने बात किसकी की है? सक्रिय की। तो ध्यान रखना, सक्रिय कारक कौन सा है? सक्रिय कारक है आपका जलवायु। बाकी अगर मैं बात करूं पैतृक पदार्थ कैसा कारक है? पैतृक पदार्थ निष्क्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ और आपका स्थलाकृति दोनों कैसे कारक हैं? निष्क्रिय कारक हैं। और जो समय है, समय कैसा कारक है? ये उदासीन कारक है। ठीक है, जलवायु कैसा कारक हुआ? सक्रिय। पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति निष्क्रिय। और समय कैसा हुआ? उदासीन कारक हुआ। इसके बाद अगला कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में जाकर जमा होना होता है या जमा होना कहलाता है। ये प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पर ये क्वेश्चन आया है। हमारे पास चार ऑप्शन: निक्षेपण, दूसरा निछालन, तीसरा यूमिफिकेशन, चौथा लेटेराइजेशन। अब जमा होना, तो ध्यान रखना जमा होने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो मिट्टी में ये कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है और ये इसकी जड़ है। जब कोई भी तत्व यहां से यहां तक जाएगा तो वो सामान्य क्रिया है, लेकिन जड़ से नीचे तक जाएगा तो नीचे, जड़ से नीचे जाने की क्रिया तो क्या हो गई? निक्षालन हो गई। पोषक तत्वों का पादप की जड़ों से नीचे जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। और नीचे जाकर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा नीचे चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं तो जाकर के रुकते हैं। तो नीचे जाकर के पोषक तत्व एकत्रित हो जाते हैं। और जो जमा होने या एकत्रित होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है?
वो कहलाती है निक्षेपण। नीचे जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? निक्षालन। जबकि एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है निक्षेपण। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? काफी अच्छा सवाल है और ये बहुत बार आया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो 3 से 10 सेंटीमोल, 10 से 30 सेंटीमोल, 70 से 80 सेंटीमोल, 150 से 300 सेंटीमोल। कार्बनिक कोलाइड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। कार्बनिक कोलाइड होता है आपका ह्यूमस। कार्बनिक कोलाइड क्या है? ह्यूमस है। और ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है? 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल प्रति किग्रा। तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किग्रा होगा। अगला अपना मृदा कार्बनिक कोलाइड है। मैंने अभी बताया अगर कार्बनिक कोलाइड आपसे पूछा गया है तो क्या है? ह्यूमस है। अब मृदा कार्बनिक कोलाइड क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपका ह्यूमस है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आयन विनिमय एक प्रक्रम है। काफी अच्छा सवाल है और ये बहुत बार एग्जाम आया है, स्टार लगा देता हूं मैं। आयन विनिमय एक प्रक्रम है। तो आयन विनिमय की अगर बात करूं तो कैसा प्रक्रम होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? कोई भी तत्व आयन के रूप में परिवर्तित हो सकता है, फिर वो आयन से तत्व के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। तो दोनों रूपों में अदला बदली हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पीएच व पीओएच का योग सदैव होता है। अगर हम पीएच और पीओएच के योग की बात करें तो कितना होगा? पीएच और पीओएच का योग कितना होगा? 1 से 14, 0 से 14, 1 से 7 और 7 से 14। किसका? पीएच और पीओएच का योग। तो इसका योग कितना होता है? इनका योग होता है 0 से लेकर के 14 तक। इनका जो मान होगा पीएच मीटर में वो कितना होगा? 0 से लेकर के 14 तक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। अब देखो कौन सा चूना पूछा गया है? बुझा हुआ चूना। चूना कई प्रकार का होता है और कई तरह के आपको सवाल भी आते हैं। यहाँ बुझा हुआ चूना पूछा गया है तो जनरली अगर हम बुझा हुआ चूना बात करें तो क्या होगा? उसके अंदर जल होगा। जल का मतलब हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। तो ये आपका क्या हो गया? बुझा हुआ चूना हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? ये आपका चूना पत्थर। अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो उसका सूत्र क्या होगा? CaCO3 होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं बिना बुझा चूना, इसकी बात करूं बिना बुझा चूना, तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? वो CaO। चूना पत्थर या मैं बात करूं संगमरमर, उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र होगा आपका CaCO3। और जो आपका बुझा हुआ चूना है उसका क्या होगा? CaOH2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान में लगभग लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है। राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं? काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं? देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ जो सही आंसर होगा अपना वो कौन सा होगा? 3.74 लाख हेक्टेयर। 3.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल राजस्थान में ऐसा है जहां लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं वो पाई जाती है। उसके बाद में अगर बात करूं निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। इंपोर्टेंट चीज क्या है? ये नहीं है। आपको ये बताना है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। होते कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 3 हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं NPK। इनके अलावा दूसरे कौन से होंगे? वो द्वितीयक होंगे। अब नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। अब यहाँ जो कैल्शियम है वो कैसा है? वो द्वितीयक पोषक तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना कैल्शियम। इसके बाद में नेक्स्ट चले, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है DAP का रासायनिक सूत्र है। DAP क्या है? DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब आपको बताना है डाई अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अब डाई अमोनियम का मतलब क्या हुआ? कि अमोनिया के 2 अणु होंगे और एक क्या होगा? फास्फेट होगा। अब यहाँ देख लो अमोनिया के 2 अणु कहां पर है? NH42। अमोनिया के 2 अणु हैं और एक क्या है? फास्फेट है।
तो ये क्या हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया आपका, ये डीएपी का आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया, ये डीएपी का आपका सूत्र हो गया। अगर हम यूरिया की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूरिया हो गया। ठीक है, डीएपी और यूरिया। राइट आंसर हमारा ये है, हमें डीएपी का पूछा गया है। अगला है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर पाती हैं। काफी इंपोर्टेंट है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग करवाती, कितना फास्फोरस का उपयोग कर पाती हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है 5 से लेकर के 30%। कितने फास्फोरस का उपयोग करती हैं फसलें, 5 से लेकर के 30% फास्फोरस का ही उपयोग कर पाती है। बाकी बची फास्फोरस मिट्टी के अंदर रह जाती है और वो क्या करती है, मृदा प्रदूषण करती है। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और टाइलिन। तो ध्यान रखना, लार में अगर मैं बात करूं तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नीलहरित शैवाल व एजोला का प्रयोग किस फसल में करते हैं। नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एजोला का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। तो ये मुझे पता है, सभी को सही आंसर पता होगा इसका। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है धान, क्योंकि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात को दिखाई दे रहा है क्या, चलो अगले पॉइंट पर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कम ताप अधिक समय विधि में दूध को धारण किया जाता है। और काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 15वें जो 12वां चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, वहां से पूछा गया, बहुत इंपोर्टेंट है। कम ताप अधिक समय विधि में दूध को धारण किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड के लिए। अब 72 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ कम ताप की बात की है। कम ताप का मतलब कितना होगा, 63 होगा। कम ताप का मतलब कितना होगा, 63। यहाँ 63 डिग्री सेल्सियस है और 63 है, तो ज्यादा समय के लिए होगा। अगर ताप कम है तो कितना होगा, 30 मिनट होगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा अपना 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक। पहला प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट, जहां हमें 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारा असली चैलेंज यहां से शुरू होता है। असली चैलेंज बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सबसे ज्यादा जो हमें कठिनाई आती है वो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आती है। चलिए अब देख लेते हैं इसी पोर्शन को पर। ये क्या है, ये अपने रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल है सारे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा खाली जगह दिख रही है हमें उस खाली जगह को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स से आपका मतलब हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति करना। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, मैंने पहले बता दिया ये इंपोर्टेंट रहते हैं, इन्हीं में हमसे गलतियां होती हैं, हमारे नंबर यही कटते हैं। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, पहला अपना क्या है, पहला है आग्नेय व अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उपरांत चट्टानों का निर्माण होता है। यानी आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के अगर मूल रूप में परिवर्तन किया जाए तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा, तो इनसे कौन सी चट्टानें बनेंगी, इनसे कायांतर चट्टानें बनती हैं। ध्यान रखना, कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा, कायांतर चट्टानों का निर्माण होगा। या मैं कह सकता हूं रूपांतर चट्टानें, या तो हम कायांतरित कह सकते हैं या हम रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं। अगला है हमारा, मृतिका पर खाली जगह आवेश होता है, ये सभी को पता होगा। मृतिका के कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो यहां होता है ऋणावेश। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। मृतिका के कणों पर कौन सा आवेश होगा, तो ऋणावेश होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं खाली जगह क्षेत्र में पाई जाती हैं। लवणीय और क्षारीय मृदाएं कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये पाई जाती हैं शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में। कहां पाई जाती हैं, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्षारीय जल की ईसी, ईसी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता होती है। अब कितनी होती है, तो ये होगी आपकी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक। कितनी होगी, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नाइट्रोजन की कमी से पौधे खाली जगह दिखाई देते हैं। जब पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे कैसे दिखाई देते हैं, ऑब्वियसली बात है
पौधे हमें पीले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अधिकांश पोषक तत्व खाली जगह पीएच पर उपलब्ध होते हैं। कौन से पीएच पर उपलब्ध होते हैं? तो यहां आपका होगा उदासीन। अधिकांश जो पोषक तत्व वो किस पीएच पर उपलब्ध होते हैं? वो उदासीन पीएच पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक खाली जगह है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जो एमाइड युक्त होता है? वो मैंने आपको बताया भी होगा, आपको पता भी होगा, यूरिया। यूरिया क्या है? एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। आपसे पूछा भी जाता है कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा है, तो कौन सा है वो? यूरिया है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, विटामिन ए की कमी से खाली जगह रोग होता है। सभी को पता होगा, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आपने पढ़ा होगा। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होगा? रतौंधी होगा, रतौंधी। वहीं अगर मैं बात करूं, जीवधारियों के नाखून, बाल व त्वचा एवं हार्मोन आदि बने होते हैं। जो भी हमारे जीवधारी हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, हमारी त्वचा है, हमारे हार्मोन्स हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? तो ध्यान रखना, वो किसके बने होंगे? वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है इसमें, वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ये है आपका, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, पेप्टाइड में एमिनो अम्ल खाली जगह बंध द्वारा जुड़े होते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। जो भी पेप्टाइड होता है उसमें एमिनो अम्ल आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो ध्यान रखना कौन सा बंध होगा? ये होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। पेप्टाइड में जो अमीनो अम्ल है वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? वो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, दूसरा सबसे कठिन चैलेंज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, और तीसरे प्रश्न में हमें क्या आएगा? छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर हमें एक लाइन या एक शब्द में देने होते हैं। जैसे अब मैं यहां बात करूं छोटे छोटे प्रश्नों की, आप लोग देख पा रहे होंगे, जनरली हम यहां देख लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न में कौन कौन से पूछे गए। पहला क्वेश्चन हमारा, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार की होती है? और ये प्रश्न आ चुका है। अगर हम सिलिकेट क्ले की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना वो कितने प्रकार की होगी? सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और केओनिलाइट। आपसे पूछा सिलिका क्ले, सिलिकेट क्ले, तो 3 प्रकार की होती है। अगला है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है? अगर हम बात करें धनायन विनिमय क्षमता, जिसको हम बोलते हैं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी इकाई क्या है? अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो क्या होगी? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, सी मोल प्रति केजी के रूप में। अगला है हमारा, पीएच शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सभी को पता होगा पीएच शब्द को किसने खोजा? तो ये खोजा एसपीएल सोरेनसन ने। और जो एसपीएल सोरेनसन है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आरएससी का सूत्र लिखिए। अब आरएससी होती क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आरएससी को बोला जाता है रेजुडिशियल सोडियम कार्बोनेट, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। आपको क्या बताना है? अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताना है। तो क्या सूत्र होगा? आरएससी, मिली तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसकी इकाई है। ये क्या है? आरएससी की इकाई है मिली तुल्यांक प्रति लीटर। सूत्र क्या होगा? CO प्लस HCHO, HCO माइनस Ca प्लस Mg, ये इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस पीएच पर अधिक होती है? यानी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस पीएच पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं? तो कौन सा पीएच होगा? होगा 6.5 से लेकर के 7.5। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और भी हमें सवाल पूछा है, 10 सवाल आते हैं हमारे ऐसे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला सवाल कौन सा है? अगला है हमारा, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखिए। आपको क्या बताना है? जो हमारे फास्फोरस युक्त उर्वरक हैं उनमें कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं? अब कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे? जैसे बात करें, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है हमारा, डीएनए व आरएनए में अंतर बताओ। एक अंतर बताना है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है।
अब एक अंतर क्या होगा, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, तथा जो आरएनए है वो कहां पाया जाता है, वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मेन अंतर हो गया, डीएनए तो केंद्रक में पाया जाएगा और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, तो वो आपको बेसिकली पता होगा। जैसे मैं बात करूं तो राइजोबियम है, जैसे मैं बात करूं एजोला है, जैसे मैं बात करूं नीलहर शैवाल है, जैसे मैं बात करूं एजिटोबैक्टर है। ये सभी कैसे उर्वरक हैं, ये सभी आपके नाइट्रोजन धारी या नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक हैं। ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं खंड ब, जहां पर हमें 1.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आंसर हम कैसे लिखते हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां ज्वाइन करके आप लोग ये पीडीएफ भी ले सकते हो। चलिए, अब जैसे ये कुछ बड़े टाइप के सवाल होते हैं, हमारे हल्के से बड़े होते हैं। मान लो हमारा प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो हमें पता है कि जब हम किसी मृदा की खड़ी कटान करते हैं तो खड़ी कटान करने पर मृदा के अंदर विभिन्न संस्तर, विभिन्न परतें हमें दिखाई देती हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका। नेक्स्ट में अगर बात करूं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का मृदा में महत्व लिखिए। एक चीज याद रखना, जो आपका खंड ब होगा उसमें जितने भी आपके प्रश्न होंगे सभी के उत्तर आपको 3 लाइनों में देने होंगे, कम से कम 3 लाइनों में, इसलिए हम यहाँ 3 लाइन लेके चल रहे हैं। अब सीएन अनुपात का महत्व बताना है, तो सामान्य मृदा का सीएन अनुपात कितना होता है, 10:1। सूक्ष्म जीवों का सीएन अनुपात कितना होता है, 9:1 से 12:1। गोबर की खाद का सीएन अनुपात कितना होता है, ये 20:1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूं नाइट्रोजन स्त्रीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु किस वर्ग से संबंधित है, काफी अच्छा सवाल है। पहले बताना है आपको नाइट्रोजन स्त्रीकरण किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसको सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा पादपों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित करना, पादपों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहलाता है। और इस क्रिया में कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, इस क्रिया में जो राइजोबियम नामक जीवाणु हैं वो भाग लेते हैं। आगे और भी चर्चा करूं अगर मैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा कोलाइड के 4 गुण लिखिए। अब मृदा कोलाइड कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता है इनमें ससंजन और आसंजन होता है, इनमें सुगठिता पाई जाती है, इनमें उर्णी पिंडन और व्योनी पिंडन भी होता है, इनमें विषमांगता भी होती है। ये इनके 4 गुणधर्म हो गए। नेक्स्ट में अगर बात करूं उभय प्रतिरोधी विलयन क्या है, इसके गुणधर्म लिखिए। उभय प्रतिरोधन विलयन क्या है, उभय प्रतिरोध विलयन क्या होगा, जिसमें थोड़ी मात्रा में अगर हम अम्ल या क्षार मिलाएं तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, वो उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाएगा। और उसके गुणधर्म क्या होंगे, इन विलयनों का जो पीएच है वो स्थायी होता है, अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर, तो आगे नेक्स्ट 9वां पॉइंट भी हमें पूछा गया इस तरीके का। जनरली में अगर बात करूं 9वीं पॉइंट की, ये क्या है, यह मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति को समझाइए। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, धनायन विनिमय क्षमता में, जो मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता है उसमें जितने क्षार उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो धनायन विनिमय क्षमता की वह मात्रा जो संकीर्ण मृदा पर वसमों या क्षारों द्वारा संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो धनायन विनिमय क्षमता है उसमें जितनी क्षारों की मात्रा पाई जाती है वो क्या है, वो आपकी मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति है। जैसे मैं बात करूं 80% बेस संतृप्ति का अर्थ है जो धनायन विनिमय क्षमता है उसका 80% तो क्या है, क्षार है, और 20% क्या है, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम, या मैं कहूं 20% अम्ल है। ठीक है, अगला है विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। विद्युत चालकता क्या है, तो मृदा और पानी में उपस्थित लवणों की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत चालकता। मृदा और पानी में उपस्थित लवणों की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है डेसी साइमन प्रति मीटर। क्या है, डेसी साइमन प्रति मीटर होती है। तो ये इसकी विद्युत चालकता हो गई। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर, अगला क्या है, अगला है आपका लवणीय और क्षारीय मृदाओं में भेद। यह आपको पूछा जाता है कि लवणीय
और क्षारीय मृदाओं में अंतर लिखिए। तो अंतर क्या होगा, एक तो पीएच का अंतर हो जाएगा, एक ईसी का हो जाएगा, एक ईएसपी यानी विनम्यशील सोडियम प्रतिशतता का हो जाएगा। ये इस तरह से आपको क्या लिखोगे, अंतर लिखोगे। अगला है फिर आपका पादप पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि के लक्षण लिखिए। पादप पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे करते हैं, उसकी क्रियाविधि क्या है, वो आपको लिखनी है। तो 4 तरह की होगी, पहले विलयन के रूप में परिवर्तन होगा, फिर जड़ पृष्ठ पर अधिशोषण होगा, फिर अंदर प्रवेश होगा, फिर पूरे पादप के शरीर में ये फैलेंगे। 4 क्रियाएं मैंने यहाँ पर दे रखी है। फिर अगला अपना नाशकीय कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उपाय। ये जैसे नाशकीय कृषि रसायन है उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके उपाय आपको लिखने हैं। फिर आपके वर्मी कंपोस्ट के लाभ बिल्कुल सरल है। फिर दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है वो आपको बतानी है। तो दूध में कितने प्रकार